हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल नीति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की क्लास 9th की ये जो चैप्टर 3rd है इसको हम पढ़ रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती। देखिए, इस चैप्टर में निर्धनता के बारे में बताया गया है। जब से देश जो है हमारा आज़ाद हुआ है, तब से ही यह एक बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने है। क्या? गरीबी यानी निर्धनता। तो हम इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें समझेंगे कि निर्धनता क्या है, इसके कारण क्या हैं और इसके निवारण क्या हैं, यानी कि इसको दूर करने के उपाय क्या हैं। अगर हम परिचय की बात करें तो देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो निर्धन हैं। ऐसे कई सारे लोग हमारे संपर्क में आते हैं जो निर्धन हैं। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज़मीन नहीं है उसकी खुद की, ठीक है। कोई शहरी व्यक्ति जो झुग्गी में रह रहा है। झुग्गी मतलब शहर में ऐसे स्थान जहाँ पे छोटी छोटी झोपड़ी बना के रहने वाले लोग होते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो दैनिक वेतन भोगी है, यानी कि मजदूर है, कहीं पे मजदूरी कर रहा है, किसी ढाबे में काम करने वाला कोई बच्चा या कोई भिखारी, ठीक है। हम अपने चारों ओर गरीब लोगों को देखते हैं, यानी निर्धन लोगों को देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। या इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत में मोटे तौर पे 26 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। कितने करोड़ लोग? 26 करोड़ लोग मोटे तौर पे। तो इसका अर्थ क्या है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यह चुनौती जो है बड़ी गंभीरता को दर्शाता है। यानी 26 करोड़ लोग जो निर्धन हैं भारत में मोटे तौर पे, तो यह विश्व में सबसे बड़ी जो है एक संख्या है भारत के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं भारत के दो विशिष्ट मामलों के बारे में। तो देखिए, 33 वर्षीय राम सरन झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। कौन? राम सरन। कभी कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक ही महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप, देखिए यहाँ पे स्टोरी के तहत समझाया जाता है, गांव में रह रहे बूढ़े माता पिता के लिए पैसा भेजना पड़ता है। यानी कि हम इसको सही से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप बस चित्र में देखिए और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 33 वर्ष का एक राम सरन है जो कि झारखंड में रांची के निकट गेहूं की आटे की एक मिल है जहाँ पे दैनिक श्रमिक के रूप में वो काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें कौन कौन आता है? उसकी पत्नी आती है, 6 माह का एवं 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं, और रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे उसके बूढ़े माता पिता को भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन जो श्रमिक पिता हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए राम सरन और हजारीबाग में रह रहे उसके 4 भाई पर निर्भर हैं। अब राम सरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती है जो वहाँ पे किराए पे एक कमरे में मकान लेकर रहते हैं। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक मतलब कुछ समय के लिए नौकरानी का काम करती है तथा उसे 800 रुपये मिलते हैं। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं। यानी दाल चावल खाना मतलब अपने आप में पूरा भोजन नहीं होता है, तो उसको अल्प भोजन कहेंगे, पर यह उन सब के लिए पर्याप्त नहीं होता है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की दुकान में सहायक का काम करके 300 रुपये कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े वो तभी खरीद पाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है, विलासिता मतलब लग्जरियस है, इसलिए वो जूते नहीं पहनते। छोटे बच्चे हैं उनके, वो अल्पपोषित हैं यानी कि कुपोषित हैं। साथ जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की यानी कि डॉक्टर की कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है। देखिए, अब हम यहाँ पे दूसरी स्टोरी देखने वाले हैं ग्रामीण निर्धनता के बारे में। अभी जो हमने पहली वाली स्टोरी देखी थी वो हमारी शहरी निर्धनता के बारे में बता रही थी कि किस प्रकार से राम सरन जो है रांची में रहते हुए, यानी कि झारखंड की राजधानी रांची जो कि शहरी क्षेत्र है, रह करके अपने गांव में रहने वाले परिवार के लिए काम कर रहा है। इसी प्रकार हम ग्रामीण निर्धनता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, लखा सिंह एक उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव में रहता है
और उसके परिवार के पास कोई खेत नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे छोटे काम करता रहता है, छोटे मोटे काम करता रहता है। काम अनियमित होता है, यानी कि कोई कंफर्म नहीं है कि डेली काम मिलेगा उसको, तो वो अनियमित होता है। आय भी वैसी ही होती है, यानी अनियमित आय होती है। कई बार पूरे दिन उसको मेहनत के बदले मात्र 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं मिल जाता है, दाल मिल जाती है, थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी जुटा नहीं पाता है। ठीक है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों में जलाने वाली लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। उनके पिता, जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जहां लखा कभी नहीं गया, यानी प्राथमिक विद्यालय में लखा कभी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र में ही कमाना शुरू कर दिया था। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में संभव हो पाता है, जहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता की वस्तु है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता के बारे में। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। देखिए, भूमिहीनता, बात करें भूमिहीनता की, तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूमि नहीं होती है। बेरोजगारी, ऐसे व्यक्ति जिनके पास रोजगार नहीं होता है। अब ये कई तरह के हो सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। अब एक तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है परिवार का आकार, यानी कि निर्धनता के मामले में परिवार का आकार भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अब आते हैं निरक्षरता पे, यानी कि बिना पढ़ा लिखा होना। फिर आते हैं स्वास्थ्य जो होता है वो खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, ये भी जो है बहुत ज़्यादा निर्धनता में इसका जो है योगदान रहता है। बाल श्रम की बात कर लें, असहायता की बात कर लें, तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनमें आपको काम करना है। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण। तो देखिए, ऊपर के हमने दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को देखा, तो वहाँ पे ये दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ होता है, देखिए निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना है। यानी कि भुखमरी होती है, कोई आश्रय नहीं होता है, यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या फिर कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी होता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, निर्धनता मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बस पैसे नहीं। निर्धनता का मतलब क्या क्या होता है। पहली चीज़ ये होती है निर्धनता में कि बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि बीमार व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवा पाता। तीसरी चीज़ होती है कि स्वच्छ जल नहीं मिल पाता। चौथी चीज़ होती है कि साफ़ सफाई होती है, इस सुविधा का अभाव होता है। तो बाकी चीज़ें तो आपको मालूम ही है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ये भी मतलब शामिल है। केवल पैसे ना होना, अच्छा घर नहीं होना, यही निर्धनता की निशानी नहीं होती है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है, यानी नियमित रोजगार ना होना भी निर्धनता का होना कहलाता है। न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना, यानी कि कोई सहायता नहीं हो पाना, इस भावना के साथ हमें जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। आपने देखा होगा जो निर्धन व्यक्ति होते हैं उनके साथ में हर एक स्थान पे दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में नहीं जीना चाहता है। देखिए, अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है ना। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पे बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। मानवीय व्यथा का मतलब समझ गए आप, यानी कि उसको ये जो छोटे छोटे पॉइंट समझाए मैंने कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी साफ़ सुथरी वायु, अच्छा साफ़ सुथरा माहौल, नियमित रोजगार और लोगों के द्वारा जो अभी अनियमित ये जो ऐसा व्यवहार जो नहीं करने योग्य है, ये सारी चीज़ों से उसको मुक्ति मिलेगी। ठीक है। तो ये है। बाकी सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है, इसको हमें देखना होगा। देखिए, चूँकि निर्धनता के बहुत सारे पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है। आय और उपभोग यानी कितना अर्न कर रहे हैं और किस प्रकार से उसको उपभोग कर रहे हैं, यानी कि खर्च कर रहे हैं। ठीक है।
लेकिन अब निर्धनता को अब देखिए निर्धनता में अब क्या क्या आ गया है। बिना पढ़ा लिखा होने का स्तर, कुपोषण का कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है इसकी कमी होना, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होना, रोजगार के अवसरों में कमी होना, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता का पहुंच जो होता है वहाँ तक में कमी होना आदि जैसे सामाजिक सूचक के माध्यम से देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गरीबी को, निर्धनता को कितने कितने माध्यम से देखा जा रहा है ये समझाया मैंने आपको। तो देखिए निरक्षरता यानी कि ये जो इलिटरेसी है, लिटरेसी नहीं है, ये चीज़ कुपोषण का कारण, कुपोषण के कारण में जो आपकी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है ये कम हो जाती है, यानी कि बीमार होने की जो चांस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो जाना, रोजगार के अवसर ना होना, सुरक्षित पेयजल ना मिलना और स्वच्छता तक हमारी पहुंच ना होना, ये भी जो है निर्धनता के कारणों में शामिल किए गए हैं। अब आते सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा की पर जो आधारित निर्धनता होती है उसका विश्लेषण अब बहुत समान होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें आगे देखना है। देखिए सामाजिक अपवर्जन में क्या है, इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और ये जो अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता में अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ खड़ा रहना। देखिए 1 मिनट फिर से समझते हैं इसको। देखिए सामाजिक अपवर्जन का क्या मतलब होता है। देखिए सामाजिक अपवर्जन में क्या होता है कि इस अवधारणा के अनुसार जो निर्धन होता है, निर्धन व्यक्ति होता है, निर्धन को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। समझ गए, यानी जो अमीर लोग हैं उनसे हटकर एक अलग ही वातावरण में जहाँ पे निर्धन लोग रहते हैं उनके साथ रहना पड़ता है। तो यह है सामाजिक अपवर्जन। सामान्य, अब देखिए आगे देखते हैं। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण है और परिणाम दोनों हो सकता है, यानी कारण भी है परिणाम भी है। मोटे तौर पे यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों को अपवर्जित करते हैं जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं, बल्कि यह उन्हें कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। यानी आय तो उनको कम होती है, इसके अतिरिक्त भी उनको काफ़ी क्षति होती है सामाजिक रूप से। ठीक है, अब आते हैं असुरक्षा के बारे में। देखिए निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों या कोई विधवा या कोई शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों में होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो, भूकंप हो या नौकरियों की उपलब्धता में कमी हो, तो दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। अब आते हैं निर्धनता रेखा के बारे में बात करते हैं। देखिए निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतया निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि अथवा जो भोग के स्तरों पर आधारित है। यानी कि निर्धनता में जो है आप देखें आय अथवा भोग, आय अथवा उपभोग, यानी आपने कितना कमाया और कितना खर्च किया के स्तर पर आधारित है। ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में अलग अलग हैं, तो अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा जो है अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के स्तर पे अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को गरीब माना जाएगा जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में ही अगर देखें तो अब भी कार रखना एक विलासिता यानी लग्जरियस लाइफ मानी जाती है। ठीक है,
यानी कि बिना कार के भी भारत के लोग जो है अपना काम चला सकते हैं। तो भारत में निर्धनता रेखा निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य की आवश्यकता, यानी खाने की जो चीज़ें होती हैं, जूते, कपड़े, ईंधन, प्रकाश यानी लाइट, और जो शैक्षिक यानी कि एजुकेशन, और मेडिकल संबंधी यानी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया गया है। तो इन भौतिक मात्रकों को, ये जो मात्राएं होती हैं, इनको रुपयों में उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है और निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी मिला करके आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रवृत्ति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। तो देखिए, भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो है 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, एवं अगर शहरों की बात करें, नगर की बात करें, तो वहाँ पे 2100 कैलोरी जो है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। चूँकि गाँव में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, तो इसलिए गाँव के जो है अधिक कैलोरी की आवश्यकता रहती है। अनाज आदि के रूप में इस कैलोरी आवश्यकताओं खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति जो मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हर समय संशोधित किया जाता है, यानी समय समय पे लगभग उन्हें संशोधित किया जाता है। इस परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये और शहर में 454 रुपये प्रतिमाह किया गया था। अब आप कहेंगे कि कैलोरी जो उसमें गांव में ज़्यादा है, शहरों में कम, फिर भी शहरों की पैसे ज़्यादा क्यों? तो देखिए, कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि वहाँ पे महंगाई अधिक होती है। ठीक है। इस प्रकार वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी लगभग आय 1640 रुपये प्रति माह है, और इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरा करने के लिए कम से कम 2270 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कि गांव में 1640 रुपये और जो शहर है 2270 रुपये प्रति महीने। तो ये हो गया आपका आय, मतलब न्यूनतम आय। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पे हर 5 वर्ष में प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो संगठन है, अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं NSSO, ठीक है। देखिए, विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक मानक जो है समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर, यानी कि वहाँ पे डॉलर का $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, चलिए निर्धनता के अनुमान को देखते हैं। देखिए, तालिका 3.1 से स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में लगभग ये जो वर्ष 1973 में लगभग 55% से 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। 2000 में निर्धनता रेखा नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 26% पर आ गया है। यदि प्रवृत्ति यही रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत जो है पूर्व के 2 दशकों यानी 1973 से 93 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफ़ी समय तक स्थिर रही है। नवीनतम ये जो अनुमान है निर्धनता की संख्या में कमी लगभग 26 करोड़ उल्लेखनीय गिरावट का संकेत है। तो यहाँ पे देखिए तालिका देख लीजिए। तो यहाँ पे देखें कि तालिका में जो प्रतिशत हैं और इनमें काफ़ी गिरावट आई है। पहले लोग जो है 32.1 जो है गरीबी की रेखा में थे, फिर इसके बाद में अगर 1999 से 2000 की देखें तो ये 26 करोड़ लोग हैं। चलिए आगे देखते हैं, असुरक्षित समूह की बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी निर्धनता रेखा की और अब हम बात करते हैं असुरक्षित समूह के बारे में। निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है, यानी सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए,
इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सबसे ज़्यादा असुरक्षित समूह कौन सा है? ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार एवं नगरीय अनियमित मजदूर, यानी कि गांव में रहने वाला कृषि श्रमिक परिवार एवं नगर में रहने वाला ऐसा मजदूर जिसको जो है जॉब जो है डेली का नहीं है, यानी कि ऐसा मजदूर जिसको जॉब जो है अनियमित है। इन्हीं समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा जो रेखा है इसके नीचे, पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 26 है। अनुसूचित जाति जनजाति के 100 में से 51 लोग अपना मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 50% अनियमित मजदूर की निर्धनता रेखा से नीचे हैं। लगभग 50% जो है भूमिहीन कृषि श्रमिक और 43% अनुसूचित जातियां भी गरीब हैं। अनुसूचित जाति या जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित जो सामाजिक समूह हैं, इनका भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। ठीक है, हाल ही में देखिए यहाँ पे देखते हैं, अध्ययनों में दर्शाया गया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसटी परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूहों अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। ठीक है, यानी कि एसटी को छोड़कर तीनों में कमी आई है, खाली एसटी में जो है कमी नहीं आई है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। महिला, वृद्ध लोग और बच्चों को भी सुव्यवस्थित ढंग से परिवार में उपलब्ध सुविधाओं तक पहुंचने से वंचित किया जाता है। इसलिए महिलाएं, शिशु और वृद्ध लोगों को निर्धनों में भी निर्धन कहा गया है, गरीबों में भी गरीब कहा गया है उनको। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक सारणी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, तो सबसे ज़्यादा गरीब है आपकी अनुसूचित जनजातियाँ जिनको बोलते हैं ट्राइब्स। फिर है नगरीय अनियत मजदूर, ऐसे मजदूर जो शहर में गए और जिनको जॉब का कोई गारंटी नहीं है कि उनको परमानेंट जॉब मिल गया है। और फिर आते हैं तीसरे नंबर में ग्रामीण खेतिहर मजदूर। फिर फोर्थ में आते हैं आपके एससी और उसके बाद में आते हैं औसत भारतीय। ठीक है, निर्धनता अनुपात ये है आपका 26। ठीक है, ये 26 है। चलिए अब हम एक स्टोरी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो स्टोरी है ये शिव रमन की स्टोरी है। ठीक है, शिव रमन जो है तमिलनाडु में एक कस्बा है, वहाँ पे रहते हैं। तो करूर कहलाता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए फेमस है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिव रमन आर्यू थांथियार एक जो है मोची नहीं होता है जो उस जाति का है। और अब यह 160 रुपये प्रतिदिन, देखिए यहाँ पे शायद आंकड़ा दूसरा दे रखा होगा, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो अब यह 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। तो यहाँ पे ये जो फोटो है आप इसको देखिए, फिर यहाँ पे हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो इनको जो है 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खेतिहर मजदूर के रूप में काम मिला है। अब देखिए, लेकिन उन्हें यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है, यानी कि 12 महीने में मात्र 5 या 6 महीने में इनको काम मिलता है। अन्य समय के लिए गांव से दूसरे गांव में छोटे मोटे काम करते रहते हैं। अब उनकी वाइफ यानी जो उनकी पत्नी है शशिकला भी उनके साथ काम करती हैं, लेकिन इन दिनों उन्हें कभी कभी ही काम मिल पाता है, रोज़ नहीं मिल पाता या हमेशा नहीं मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिव रमन करता है उसको 25 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। तो परिवार में 8 सदस्य हैं। शिव रमन की 65 वर्ष की विधवा माँ, ठीक है, जो उसकी माँ है, देखिए वहाँ पे बैठी हुई हैं, तो ये बीमार हैं, 65 साल की हैं और प्रतिदिन के कामों में उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अब देखें, उनकी 25 वर्ष की एक बहन भी है जिनकी शादी नहीं हुई है। अपने परिवार में, उसके परिवार में 4 बच्चे भी हैं जिनकी आयु 1 से 16 वर्ष के बीच में है। उनमें से 3 लड़कियां हैं और एक छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती है। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना भी विलासिता है उसके। देखिए, और उसके बस से बाहर है क्योंकि वो उसको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उसकी नहीं है इतनी आमदनी। फिर एक दिन उसकी शादी भी करनी है, मतलब जो उसकी बहन है, इसलिए अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना है। तो उसकी माँ भी, अब देखिए स्टोरी बड़ी दुखद है। वह यहाँ पे देखें कि उसकी माँ की जीने की इच्छा नहीं है अभी।
क्योंकि वो भी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और उसकी जो सबसे बड़ी लड़की घर में काम करती है। शिवब्रह्मण्य अपने बेटे को बड़ा होकर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ अच्छी नहीं बनती है, यानी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। शशिकला उसको एक बोझ समझती है, लेकिन शिवब्रह्मण्य धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना भी काफ़ी कठिन हो रहा है। शिवब्रह्मण्य मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है ना, उसके बेटे के लिए दूध खरीद लेता है। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए शिवब्रह्मण्य की जो स्टोरी है, इससे आपने क्या सीखा। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम उनसे कुछ क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए चर्चा करें में कुछ प्रश्न है हमारे। वे किस सामाजिक और आर्थिक समूह से संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। परिवार में कमाने वाले सदस्य कौन कौन हैं। परिवार में वृद्धों यानी बूढ़ों की जो स्थिति है वो कैसी है। क्या सभी लड़के और लड़कियाँ विद्यालय जा पाते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं देखते हैं। अभी हमने राष्ट्रीय असमानताएं देखी हैं। भारत में निर्धनता एक पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात समान नहीं है, यानी अलग अलग जो है अनुपात है राज्य में। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। ठीक है, निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न जो राज्य हैं उनमें अलग अलग है। हाल के अनुमान कैसे दर्शाते हैं कि 20 राज्य और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता का राष्ट्रीय जो औसत है, औसत से कम है। दूसरी ओर निर्धनता अब भी कहाँ पे विद्यमान है। देखिए, उड़ीसा में, बिहार में, असम, त्रिपुरा में और उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उड़ीसा में, बिहार में, असम में, त्रिपुरा में और यूपी में। ठीक है, जैसा कि आरेख से दिखाया गया है कि उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43% निर्धनता औसत के साथ सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। कौन कौन? बिहार और उड़ीसा। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। कुछ हमें इम्पोर्टेंट आंकड़े भी मिल रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, इसकी तुलना में केरल को देखें, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल हुए हैं। ठीक है, केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। किसने? केरल ने। दूसरे चैप्टर में देखा था ना मानव संसाधन के बारे में। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के उपाय किए गए जिससे निर्धनता में जो है कमी आई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अनाज का सबसे ज़्यादा वितरण किया गया है जिसकी वजह से वहाँ पर निर्धनता में कमी आई है। अब हम बात करते हैं वैश्विक निर्धनता परिदृश्य के बारे में। देखिए, विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता यानी विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1 से कम जीवन निर्वाह करना है ना। तो यहाँ पे देखें तो विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता जो है में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया है। ठीक है, यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई गई हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण, यानी कि मानव संसाधन की डेवलपमेंट में, मानव जो है मानव उसके विकास के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा निवेश किया गया है। जैसे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में बहुत कमी आई है। तो चीन में निर्धनों की जो संख्या है 1981 के 60.6 करोड़ से घट गई और यह जो है 21.2 करोड़ ही रह गई है। और दक्षिण एशिया के देशों में बात करें कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इनमें निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तेज़ नहीं है जितनी कि चाइना में है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद निर्धनों की संख्या में थोड़ी ही कमी आई है। 1981 में 47.5 करोड़ से घटकर 2000 में 42.8 करोड़ रह गई। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है ना। अलग अलग डायमेंशन है विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। चलिए अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे राज्यों के बारे में। सबसे ज़्यादा गरीबी निर्धनता कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा है, बिहार है, और सबसे कम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, ये सारे है ना।
इन लोगों ने अपने अपने स्तर से काफ़ी चीज़ें कम करने की कोशिश की है निर्धनता को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आरेख का अध्ययन करना है और निम्नलिखित काम करना है कि जहाँ 3 राज्यों की पहचान करनी है जहाँ पे निर्धनता अनुपात सबसे ज़्यादा है। तो मैंने बताया ओडिशा, बिहार हो गया, यूपी हो गया, और फिर जैसे त्रिपुरा भी है, यूपी बाद में आता है, त्रिपुरा वगैरह पहले है। तो इस तरह से हमको ये देखना। हालांकि देखिए आगे देखते हैं, सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 1981 के 41% से बढ़कर 2001 में देखिए 46% हो गई है, यानी कि वहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है निर्धनता की। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। रूस जैसे ये जो समाजवादी देश है वहाँ पे भी निर्धनता पुनः जो है फैल गई है, व्याप्त हो गई है, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा यानी कि $1 प्रतिदिन से नीचे वाली जो जनसंख्या है उसकी परिभाषा के अनुसार देखें अगर, तो विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों ने, यानी कि जो आपके SDG गोल हैं, $1 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को वर्ष 2015 तक वर्ष 1990 के स्तर के आधे पर कर जाने की घोषणा है। 2015 तक, है ना। तो यहाँ पे कुछ ये देखिए, यहाँ पे $1 प्रतिदिन से कम पाने वाले देश लोगों की संख्या बताया गया है प्रतिशत के रूप में। तो सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में है ना, और फिर भारत हमारा 35.3% में आता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं, ठीक है। यहाँ मतलब अदर जो देखा जाए तो $1 प्रतिदिन से कम पाने वाले लोग जो हैं गरीब होते हैं, है ना, उनके अनुसार। और अपने देश का जो डायमेंशन है वो एकदम अलग है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी शुरू में मैंने बताई थी आपको, जैसे अनियमित रोजगार हो गया, कम शिक्षा यानी कि शिक्षा नहीं होना, और आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलना, साफ पानी नहीं मिलना, वातावरण गंदा मिलना, और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं $1 प्रतिदिन पर जीवन यापन करने वाले लोग 1980 से 2000 का ये आंकड़ा है आपका। तो विश्व विकास सूचकांक जो है 2005 विश्व बैंक का है। तो यहाँ पे देखिए चाइना और आपका पूर्व एशिया और प्रशांत दक्षिण एशिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में चीन है, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम इस वाले को देखें, विश्व विकास सूचना 2005 विश्व बैंक का आंकड़ा है। तो क्षेत्र के हिसाब से निर्धनों की संख्या के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, निर्धनता के कारणों के बारे में जान लेते हैं। देखिए निर्धनता कितने कौन कौन से कारणों से फैलती है। निर्धनता के देखिए अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारक है, कौन सा, शुरू में मैंने बताया था, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के समय पे जब अंग्रेज हमारे देश में थे, आर्थिक विकास का निम्न स्तर, है ना, उन्हीं के टाइम पे जो है आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने परंपरा जो हमारे, देखिए हम बिल्कुल साफ शब्दों में बताते हैं, ब्रिटिश के टाइम पे ही जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। उन लोगों ने हमारी उन सारी पॉलिसी यानी जो नीतियां थी उनको नष्ट कर दिया, जिसमें हम पारंपरिक हस्तशिल्पकारी कहते थे, जैसे वस्त्र बनाना, उद्योगों को विकास को जो है हतोत्साहित करना यानी उत्साहित ना करना, है ना। विकास की धीमी दर है 1980 के दशक तक जारी रही थी। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे, आय की वृद्धि गिर गई, है ना। इसके साथ साथ जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, यानी कि एक तरफ इन्होंने हमारे पारंपरिक उद्योगों को और हमारे कार्यों को बंद करवा दिया, उद्योगों को बिल्कुल भी उत्साहित नहीं किया, साथ ही जनसंख्या वृद्धि लगातार होती गई, है ना। इन दोनों ने ये सब किया। अब बात करते हैं आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण, यानी कि आर्थिक प्रगति नहीं हो पाई और जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर पाए। इन दोनों की वजह से जो है निर्धनता चक्र बना रहा, है ना, निर्धनता चक्र बना रहा। निर्धनता चक्र क्या होता है बाद में देखते हैं इसको। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा था, जैसे पंजाब, हरियाणा वगैरह, ठीक है। यानी कि सब जगह इसका प्रभाव नहीं हो पाया। देखिए सार्वजनिक यानी सरकारी और निजी यानी प्राइवेट,
तो दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल लोग, अनेक लोग जो है रिक्शा चालक बन गए, विक्रेता बन गए, गृह निर्माण श्रमिक बन गए, घरेलू नौकर आदि के रूप में काम करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों के बाहर झुग्गी बना ली, झोपड़ी बना ली और निर्धनता की समस्याओं, जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई। यानी पहले लोग गाँव में ही रहते थे, बाद में ये लोग शहरों में भी जाकर रहने लग गए। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय की असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण क्या है? भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। यानी कि किसी के पास में इतना ज़्यादा है और किसी के पास में उसका बहुत ही कम है। अखबार में आए दिन ये सब चीज़ें निकलती रहती हैं कि 80% लोगों के पास में जो है 20% संसाधन है और जो 20% लोग हैं उनके पास में 80% संसाधन है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी नीतियां गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई, लेकिन इसके बाद में भी हम इस सारी प्रॉब्लम से नहीं निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी कई सारी चीज़ें आई, लेकिन फिर भी जो है इसका कोई कार्यान्वयन नहीं हो पाया। भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता के बहुत बड़ा कारण रही है। यानी कि संसाधनों में भूमि की कमी, किसी श्रमिक मजदूर के पास उसकी खुद की भूमि नहीं है तो वो बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ खेती करता है, और जमींदारों के पास इतनी सारी भूमि है तो इसी वजह से असमान इसका वितरण हो गया। इस नीति का है ना, ये सारी चीज़ें थी। हालांकि भू सुधार के तहत बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधर सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी हैं जो कि निर्धनता के लिए काफ़ी उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक जो दायित्व हैं और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्चा करते हैं। जैसे छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत पड़ती है। चूँकि निर्धन एक कठिनाई से कोई बचत कर पाता है, यानी कि कठिनाई से ही कोई बचत कर पाता है, वे इसके लिए कर्जा ले लेते हैं और निर्धनता में चले जाते हैं। अतः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वो क्या होते हैं? ऋणी हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण एवं परिणाम दोनों है। तो हमने कई सारे कारण जान लिए कि क्या क्या कारण है निर्धनता के। भी क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे इसको। निर्धनता निरोधी उपाय देखने हैं हमको, यानी कि ऐसे उपाय देखने हैं जो निर्धनता को दूर करेंगे। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों, एक है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, दूसरा है लक्ष्य निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1980 के दशक में आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के प्रारंभ में ही वह बना रहा। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर जो है विश्व में सबसे अधिक रही थी और फिर समृद्धि दर 1970 के दशक में करीब 3.5% की औसत से बढ़कर 1980 और 90 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित जो अवसर होते हैं इनसे निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकते। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही, यानी जो हमारा कृषि क्षेत्र था उसमें समृद्धि बहुत ही कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का सबसे बड़ा भाग कहाँ रहता था? गांव में रहता था और सारी कृषि पे जो है निर्भर थे। तो इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ का उल्लेख करना आवश्यक है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था। ठीक है, इसको सितंबर 2005 में पारित किया गया था। यह विधेयक प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को, ये जो ग्रामीण परिवार होते हैं, 100 दिन की सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है। फिर बात करते हैं, बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों के लिए किया गया, यानी कि किया जाएगा। प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना की जाएगी।
इस तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार ये जो भत्ता होता है ना उसका हकदार होगा। और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, ये दूसरी योजना है जिसे 2004 में, ये ईयर भी याद रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, देश के पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% यानी कि 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गया। फिर आता है आपका नेक्स्ट वाला, ग्रामीण रोजगार सृजन, जो 1995 में शुरू किया गया था। इसके बाद आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना, जिसको हम अगले अध्याय में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ये सारे कार्यक्रम जो है मिले जुले परिणाम हैं और इनके प्रभावी होने के कारण मुख्य कारण जो है उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी। यानी इतने सारे कार्यक्रम शुरू करने के बाद भी अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका कार्यान्वयन सही नहीं है। ठीक है, कार्यान्वयन सही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य रोजगार योजनाएं हैं जो परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है। अब देखिए भावी चुनौतियां देख लेते हैं। देखिए भावी चुनौतियों में क्या है, भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे बड़ी बाध्यकारी चुनौती आई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतया उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो पाएगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए, जो हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना मुख्य भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, घर है, स्वास्थ्य सेवा कुछ है, या फिर रोजगार की सुरक्षा है, या फिर आत्मविश्वास है? क्या वे जाति लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत में सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, ये सारी उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान, ये सारी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य में होंगे और ये बड़े काम होंगे। तो सारांश में हम देख लेते हैं इस चैप्टर का जो सिंपल सा सारांश है। आपने इस अध्याय में देखा है कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं। सामान्यतः हम निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा इसको मापते हैं। यह अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता के मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर लिया, यानी विश्लेषण किया। परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जक जैसी अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इसी प्रकार चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको देख लेते हैं। अगर इन्हें नहीं देखेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका यहाँ पे निचोड़ होगा। चलिए देखते हैं इसको। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो देखिए भारत में निर्धनता का आकलन करते हैं जिसके पास में एजुकेशन, रोजगार, अच्छी साफ सुथरी जो एटमॉस्फेयर है, रहने योग्य और पीने का साफ जल, अच्छा स्वास्थ्य हो गया आपका, नियमित वेतन, ये सारी चीज़ें अगर नहीं हैं तो फिर वह गरीब है। अच्छा घर और इसके साथ में हमारे लिए खाने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ये सारे डायमेंशन होते हैं हमारे भारत में। और साथ ही आय एवं व्यय,
आप आय कितना कर रहे हैं, व्यय कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? क्या आपको लगता है कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? आप क्या इसमें चेंज करना चाहते हैं? हमारा दूसरा यही सही ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको आप देखिए। फिर 1973 में निर्धनता की प्रवृत्ति क्या थी? 1973 की बात कर रहे हैं भारत में, तो इसकी प्रवृत्ति की चर्चा करनी है। 1973 के टाइम पे क्या क्या प्रवृत्तियाँ थीं भारत में? निर्धनता में अंतर्राज्य असमानताओं का विवरण। देखिए, अंतर्राज्य का मतलब ये हुआ कि केरल देखिए अमीर है, उसने मानव संसाधन में पैसे खर्च किए हैं, किंतु बिहार, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये काफ़ी अलग हैं, असमान हैं। तो इसकी वजह से ये काफ़ी असमानता है, यानी कोई राज्य अमीर है तो कोई राज्य गरीब है। अब पांचवा क्वेश्चन है हमारा, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाए हैं। इसके बाद में सामाजिक समूह में वही ST SC, महिलाएं, कृषक वर्ग वगैरह आएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के बहुत सारे कारण हैं। तो ये कारण जानना चाह रहे हैं कि अगर जो हमारा राज्य निर्धन है उसके कारण बताइए। तो देखिए काफ़ी सारे कारण हैं। पहली चीज़ तो जनसंख्या है वहाँ पे, और जनसंख्या स्वस्थ है कि नहीं है, साक्षर है कि नहीं है, वो ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ में उस राज्य का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है। जैसे बिहार राज्य में गरीबी का कारण क्या है कि वहाँ पे हर साल बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से कोई स्थायी कारखाना, उद्योग वगैरह स्थापित करना उत्तर भारत बिहार में जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से काफ़ी सारे कारक होते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्ति क्या है? वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा करें। तो वैश्विक निर्धनता के बारे में बताया है, और ये है निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीतियों पे चर्चा करनी, यानी कि वर्तमान में सरकार ने जो जो रणनीतियाँ बनाई हैं निर्धनता के उन्मूलन के लिए, उस पर चर्चा करनी है। फिर है कुछ प्रश्न हैं संक्षेप में देखने। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? मानव निर्धनता हो गया, निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन कौन है? तो देखिए, बच्चे हैं, महिलाएं हैं और वृद्ध व्यक्ति हैं। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, कुछ खास चीज़ें थी हमारे इस चैप्टर में। चैप्टर थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि जल्दी बोल रहे थे तो आप इसको थोड़ा स्लो कर लीजिए, और आपको लग रहा है जल्दी धीरे धीरे बोल रहे तो आप इसको तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।